अब बताइए नेट की शुरुआत कब से की जाए और कैसे की जाए? सर पेपर 1 में तो अब ऐसा होने लगा है कि पहले लगता था कि आईसीटी से या टीचिंग एप्टीट्यूड से सबसे 5 क्वेश्चंस आएंगे, बट अब ऐसा नहीं होता कि इंटरव्यू क्रैक करने के लिए स्टूडेंट्स को रिसर्च प्रपोजल बनाना होता है। यस। तो सर रिसर्च प्रपोजल के लिए आप मुझे बताइए कि स्टूडेंट्स कहाँ से रिसर्च करें? आपको इंडिया के साथ में अदर कंट्रीज में भी जाने का मौका मिलता है। Qualify JRF in 15 days, qualify Yes. UGC NET in 30 days. So is it practically possible to clear JRF in 30 days or in 15 days? अब मान लीजिए एक स्टूडेंट ने UGC NET भी क्रैक कर लिया है, मास्टर्स भी कंप्लीट कर ली है, बट देन सर व्हाई PhD? PhD करने की क्या इंपॉर्टेंस है? किसी ने तो ये भी कहा है एक थिंकर ने कि बिना शोध के कोई सोसाइटी डेवलप कर ही नहीं सकती। The PhD after cracking the JRF, after cracking PhD, तो क्या हमारा स्टूडेंट्स का PhD में एनरोलमेंट के बाद पे रहता है? तो देखिए पहली चीज तो ये फेलोशिप है, कोई सैलरी नहीं है, वो लगभग आपको अभी काफी बढ़ा दी है सरकार ने, अच्छी बात है सभी के लिए। सर कुछ डिफरेंस भी होता है क्या JRF और SRF में? सीनियर रिसर्च फेलोशिप एंड जूनियर रिसर्च फेलोशिप जो है, नेट भी कर लिया, मास्टर्स भी कर ली है कंप्लीट और PhD भी कंप्लीट कर लिया, सो व्हाट नेक्स्ट? नेट के लिए बेस्ट एक स्ट्रेटजी बता दीजिए जिसको फॉलो करें। तो पेपर 2 के जो भी आपका मास्टर्स का सिलेबस है, लेकिन जो स्टूडेंट अभी मास्टर्स में तो उनको एक क्लियर कट मैसेज आप बता दीजिए कि यूजीसी नेट वो करने जा रहे हैं, तो उनके लिए क्या टेक ऑन है जो अभी मास्टर्स। सर जो मास्टर्स में है मैं उनको ये कहना चाहूंगी। हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का उत्कर्ष के यूजीसी नेट प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं डॉक्टर योगेश फुटवाल और आज हम लेके आए हैं एक सीरीज, पॉडकास्ट की सीरीज, जिसमें हम लोग बात करेंगे यूजीसी नेट से संबंधित। यूजीसी नेट होता क्या है, जेआरएफ क्या होती है, पीएचडी क्या होती है, और जिस सीरीज का नाम हमने रखा है जेआरएफ एक्सप्रेस। और आज विशेष मेहमान मेरे साथ में है हमारी प्रेरणा मैम। हेलो एवरीवन, आई एम प्रेरणा, योर एजुकेटर फॉर यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर। तो हम आज का हमारा जो JRF एक्सप्रेस का ये पॉडकास्ट है, ये सेशन है, इट इज गोइंग टू बी पावर पैक्ड सेशन बिकॉज टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द बेसिक्स ऑफ यूजीसी नेट JRF की यूजीसी नेट होता क्या है, क्या हमारे साथ बेनिफिट्स है इसको लेके, क्या हमारी अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या गवर्नमेंट जॉब हम पा सकते हैं इसको क्रैक करने के बाद। सो वी आर गोइंग टू टारगेट ऑल दीज क्वेश्चंस, ऑल दीज क्वेरीज जो स्टूडेंट्स की हमको डेली क्लासेस में मिलती है। So sir, let's move forward with it. Yes मैम, जब भी हम लोग YouTube पे क्लासेस लेते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। Yes. तो उन सभी क्वेश्चंस को हमने नोट डाउन किया और सभी को साथ में लेके क्यों ना एक ऐसा सेशन लिया जाए और जिसमें दो एक्सपर्ट लोग हैं, मैं ज्योग्राफी और इंग्लिश से, तो हम लोग सभी पे बातें करेंगे। और सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहता हूं मैम आपसे ही। आपने जो ग्रेजुएशन किया है ऑनर्स से, फिर मास्टर्स किया है, और नेट का जो आपका एक्सपीरियंस रहा है, आपने अच्छे से उसको क्वालिफाई किया है विद रैंक के साथ में, तो प्लीज आप बताइए नेट की शुरुआत कब से की जाए और कैसे की जाए। So sir, I would want to tell you, जो आपका क्वेश्चन था उसका यही है कि I completed my graduation from Delhi University and I completed my post graduation also from Delhi University. So while I was in my graduation, so I had all my subjects of English literature only. And when I switched to post graduation, so I was very much into the academic thing. I was very serious about my academics. So in the very first year only, I started preparing for the UGC NET examination. And when I was in second year, in the third sem, I gave my UGC NET exam. So I think the right time to prepare for UGC NET examination is your masters, because at that time we have the clarity of thought कि चलिए अब हमारा specialization हो चुका है सब्जेक्ट में, and then we can move forward with it. यस मैम, अभी मैं एनालिसिस के लिए गया था, पेपर एनालिसिस के लिए, तो एक एस्पिरेंट के पिताजी मेरे को मिले, तो मैंने उनसे यही सवाल किया कि जो आपकी बेटी हैं तो उनका क्या ड्रीम है, आपका क्या ड्रीम है। तो उनके चेहरे पे एक इमोशन भी था और साथ में ये उनका ड्रीम था उनकी बेटी का कि मेरी बेटी प्रोफेसर बने। तो हमारी सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में प्रोफेसर का एक ओहदा है बहुत अच्छा खासा। गुरुरी ब्रह्मा जैसा अपन ने संस्कृत में ये भी सुना है। तो एक अच्छा इसमें सोसाइटी में स्टेटस भी होता है, अच्छी सैलरीज भी होती है, आप सभी लोग जानते हैं। तो मैम आपसे मेरा दूसरा सवाल ये है कि यूजीसी नेट के बाद में, है ना, जब हम लोग जब भी जॉब के लिए देखते हैं, परमानेंसी के लिए देखते हैं, तो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में भी और प्राइवेट कॉलेजेस में भी नेट के बाद आप पढ़ा सकते हैं हायर एजुकेशन में। तो आपने आरपीएससी का एग्जाम भी दिया है, तो उसका एक्सपीरियंस सभी के साथ में शेयर कीजिए प्लीज। तो सर मैंने आफ्टर कंप्लीटिंग माय मास्टर्स एंड आफ्टर क्वालिफाइंग फॉर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन,
आई गेव आरपीएससी एग्जामिनेशन। तो सर आरपीएससी के 2 फेजेस होते हैं रिटन के, सो यू हैव टू क्वालिफाई फॉर दोज 2 फेजेस, और उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू होता है। सो आई अपीयर्ड फॉर द इंटरव्यू एज वेल। तो जो भी स्टूडेंट्स यूजीसी नेट क्रैक कर चुके हैं, मास्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज होती हैं, एंड इट वाज अ लवली एक्सपीरियंस फॉर मी टू अपीयर इन फ्रंट ऑफ द बोर्ड ऑफ आरपीएससी। इट वाज अ प्राउड मोमेंट फॉर मी एज वेल। और हमारे जो मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट जॉब्स की वैकेंसीज निकलती हैं, एमपीपीसी एस हम उसको बोलते हैं, और फिर हमारा यूपी जो है वहां पे उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में इतनी सारी वैकेंसीज होती है। तो गवर्नमेंट जॉब की हमारी काफी सारी अपॉर्चुनिटीज यहाँ से ओपन होती है। तो जो स्टूडेंट्स का एम है कि हमें एक सरकारी नौकरी चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो वो रास्ता भी आप लोगों के लिए आप यहाँ पर जो है वो खुल जाता है। लेकिन मैम बहुत सारे स्टूडेंट देखिए, कुछ ग्रेजुएशन में हैं अभी, कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन में भी हैं, लेकिन उनको अभी यूजीसी नेट के बारे में नहीं पता। आपका बहुत अच्छा इसमें एक्सपीरियंस भी है, और लेकिन उनका एक ड्रीम है प्रोफेसर बनने का, है ना, उनके घर वालों का भी ड्रीम है। तो प्लीज आप इसको डिटेल में बताइए कि क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए और क्या क्या चीजें आपके पास में उसको देखना चाहिए कि भाई नेट जब उसको स्टार्ट करना है। आपने टाइमिंग अच्छा बताया, ग्रेजुएशन आप ऑनर्स से कर रहे हैं तो आप वहां से स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। तो वो आप डिटेल में प्लीज बताइए सभी स्टूडेंट्स को। सर बेसिकली हमारा जो यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन होता है, ये एक नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो साल में 2 बार कंडक्ट करवाया जाता है। इसका एग्जामिनेशन जून एंड दिसंबर। तो ये भी एक अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि साल में 2 बार आपको मौका मिलता है इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए। अगर एक बार नहीं हुआ तो दूसरा चांस हमारे पास 6 महीने बाद ही होता है। और इसी के साथ अगर सर मैं एग्जाम की एलिजिबिलिटी की बात करूं तो मास्टर्स में एटलीस्ट यू नीड 55%, और उससे ज्यादा भी आपके अगर मार्क्स है तो बहुत अच्छी बात है। और इसी के साथ अगर आपका 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है बीए का, तो आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल होते हैं और पीएचडी के लिए एलिजिबल होते हैं। तो आप 4th ईयर में 75% अगर आपकी है परसेंटेज और उससे ज्यादा है तो और भी अच्छी बात है, तो आप एलिजिबिलिटी में आ जाते हैं। एक अपॉर्चुनिटी आपने और भी बताई है कि जो भी स्टूडेंट इंग्लिश से बाकी सब्जेक्ट्स के हैं वो गेट का एग्जाम भी दे सकते हैं। तो आपका उसका एक्सपीरियंस है तो प्लीज उसके बारे में बताइए। सर इस चीज के बारे में एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा, क्योंकि अवेयरनेस स्टूडेंट्स को बहुत कम है हमारे ह्यूमैनिटीज के लिए। तो जो भी ह्यूमैनिटीज से स्टूडेंट है ऑफ सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, इंग्लिश लिटरेचर जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों के लिए यूजीसी नेट के साथ साथ अभी फरवरी में ही उसका एग्जामिनेशन सर होने वाला है। गेट के एग्जामिनेशन के लिए आप अपीयर हो सकते हैं, जिसको क्वालिफाई करने के बाद आप आईआईटीज में पीएचडी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो अगर आपको आईआईटी से पीएचडी करना है, आईआईटीज अब ह्यूमैनिटीज भी उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दी है स्ट्रीम इन पीएचडीज, और आपको प्रॉपर स्टाइपेंड मिलती है। तो अगर आपका जेआरएफ नहीं भी हुआ, आपका यूजीसी नेट क्रैक हुआ है, प्लस आपके पास अगर गेट का सर्टिफिकेट है, so you can directly get into the PhD into IITs, but for that you need to crack the interview। तो सर मुझे आपसे ये क्वेश्चन पूछना था कि इंटरव्यू क्रैक करने के लिए स्टूडेंट्स को रिसर्च प्रपोजल बनाना होता है। yes, तो सर रिसर्च प्रपोजल के लिए आप मुझे बताइए कि स्टूडेंट्स कहाँ से रिसर्च करें, हाउ टू गो अबाउट इट, तो किस तरीके से उनको आगे बढ़ना चाहिए। सो मच, आपने ये बहुत अच्छा सवाल किया है। पहले तो मैं जो आपका एक्सपीरियंस रहा है नेट का और साथ में गेट का एग्जाम, दोनों ही एग्जाम इंडियन सोसाइटी में, हमारे समाज में मोस्ट प्रेस्टिजियस हैं। बिल्कुल, आपने उनको क्वालिफाई भी किया है, आपको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस मैम। थैंक यू सो मच। जब भी हम लोग मास्टर्स के लिए जाते हैं, कई यूनिवर्सिटीज में मैम आप मास्टर्स करेंगे तो उनके लास्ट सेमेस्टर में आपको डिसर्टेशन बनाना होता है। जी सर, बिल्कुल। आपके डीयू में भी होगा, हमारे राजस्थान यूनिवर्सिटी में जहां से मैंने पीएचडी किया है वहां पे डिसर्टेशन बनवाते हैं। सर एक प्रॉपर सब्जेक्ट होता है डिसर्टेशन का, और उसके पूरा हमारा एसजीपीए में इंक्लूडेड होता है। एग्जैक्टली, डिसर्टेशन एक मान लीजिए कि एक्सपीरियंस मिलता है आपको, मिनी पीएचडी उसको कह सकते हैं। उस पे प्रॉपर आपको मिनी थीसिस बनानी पड़ती है, और बाकी जगह पे एडमिशंस के लिए आपको पीएचडी में एडमिशंस लेंगे तो रिसर्च प्रपोजल बनाना होता है। तो उसके लिए मैम एक तो जो आपको मोस्ट सूटेबल सब्जेक्ट लगे, जो आपका इंटरेस्ट का हो। देखिए पीएचडी हम लोग जब भी करेंगे ना मैम, तो उसमें आपको मिनिमम 3.5 साल देना होता है। 3.5 साल से 5 साल तक का टाइम होता है। जेआरएफ भी आपको 5 साल तक मिलती है। तो सबसे पहला पॉइंट ये कि आपको चूज करना होगा आपके इंटरेस्ट का टॉपिक, क्योंकि आपको उस टॉपिक के साथ में जीना है, आपका उसमें कैरियर। सर ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि जिस भी टॉपिक में स्टूडेंट्स आप अपनी पीएचडी करें, मेक श्योर दैट यू लव दैट टॉपिक, क्योंकि आपको उसके साथ 3 से आई थिंक
3 to 5 years आपको उसके साथ बिताने 3.5 you year have to minimum होता है। spend your 5 years into one subject, one topic, so make sure that you love that subject, you have that curiosity for that particular subject, क्योंकि उसी से जो है हम उसमें सक्सेसफुल हो पाएंगे। एग्जैक्टली मैम, रिसर्च का मतलब भी यही होता है कि जब आप रिसर्च करेंगे तो आपका इंटरेस्ट उसमें होना चाहिए, और आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप अच्छे से रिसर्च कर भी नहीं बिल्कुल पाएंगे। बिल्कुल सर। जब आपका सुपरवाइजर होगा वो आपको गाइड करेगा, है ना, तो उसी कोलैबोरेशन के साथ में देखिए टॉपिक थोड़ा बहुत आप वेरिएट कर सकते हैं भाई, आपका इंटरेस्ट रिसर्च स्कॉलर का भी उसमें होना चाहिए। रिसर्च स्कॉलर के साथ में सुपरवाइजर का भी कोलैबोरेशन रहता है, बिल्कुल उनका गाइडेंस रहता है। तो सबसे पहली चीज प्रपोजल के बारे में कि आपका इंटरेस्ट का होना चाहिए आपको, और बहुत इन डेप्थ में आपको पढ़ना भी होता है उसको। ओके सर, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में ये भी देखा गया है कि कुछ रिसर्च एरियाज ऑफ इंटरेस्ट वो अपने स्पेसिफाई कर देते हैं, तो अब स्टूडेंट्स को क्या होता है कि उनके साथ सिंक होना बहुत जरूरी है एरिया ऑफ इंटरेस्ट के साथ, तो सर उस पे स्टूडेंट कैसे रिसर्च प्रपोजल के साथ आगे बढ़ सकते हैं? देखिए मैम, कुछ यूनिवर्सिटीज भी हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं। जैसे कल ही मैं एक एडवर्टाइजमेंट देख रहा था, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंसेज रिसर्च, तो उन्होंने इंडिया और स्विट्जरलैंड के साथ एक कोलैबोरेशन होता है ना? और जो लोग, अगर आप जानते नहीं हैं ICSSR के बारे में, तो प्लीज जाके आप उसकी वेबसाइट जरूर विजिट करें। सोशल साइंसेज में रिसर्च का एक बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है। आपको इंडिया के साथ में अदर कंट्रीज में भी जाने का मौका मिलता है, आप वहाँ की सोसाइटी को देखने का, वहाँ की ज्योग्राफी, तो वहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने और वेरिड एक्सपीरियंस। एग्जैक्टली मैम, वहाँ की कोई यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशन होगा तो उसमें वो डोमेन फिक्स करते हैं, जैसे कि एक विकसित भारत है या फिर कल्चरल डाइवर्सिटी है। तो देखिए, अगर आपके इंटरेस्ट का डोमेन नहीं है तो आप प्लीज फिल नहीं करें, क्योंकि वो आपसे बाद में प्रॉब्लम होगा। लेकिन आपके रिसर्च का इंटरेस्ट का एरिया है तो प्लीज वो कोलैबोरेशन में आप जरूर जाएं, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंसेज रिसर्च के कोलैबोरेशन। सर ये तो हमने थोड़ा रिसर्च ओरिएंटेड जो है कॉन्वर्सेशन किया। सर इसी के साथ थोड़ा सा जो है यूजीसी नेट के एग्जाम पैटर्न पर भी आते हैं कि यूजीसी नेट का एग्जाम पैटर्न किस तरीके का है, उस बारे में अगर आप बताएं थोड़ा सा। यस मैम, देखो हायर एजुकेशन में एंट्री करनी है या फिर गेटवे अपन कहें तो उसका गेटवे यही है यूजीसी नेट, और नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट इसको अपन बोलते हैं। तो उसका गेटवे यही है, बिना नेट के आप हायर एजुकेशन में एंट्री कर ही नहीं सकते। कुछ स्टूडेंट अभी कंफ्यूजन में भी रहते हैं कि बीएड भी जरूरी है क्या हायर एजुकेशन में। तो बीएड आपकी स्कूल एजुकेशन के लिए रहता है और नेट आपके हायर एजुकेशन के लिए रहता है। बिना नेट के आप हायर एजुकेशन में पढ़ा नहीं सकते हैं, प्रोफेसर तो बन ही नहीं सकते हैं। सर जैसे कि यूजीसी नेट में मैं ये भी स्टूडेंट्स को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी, जैसे जो हमारा बेसिकली वैलिडिटी होती है यूजीसी नेट की सर वैलिडिटी लाइफ टाइम के लिए रहती है ना, और सर जेआरएफ की जो वैलिडिटी है वो 2 इयर्स की हमारी रहती है। 2 इयर्स में यू हैव टू एनरोल योरसेल्फ इन द पीएचडी एंड देन ओनली यू गेट द स्टाइपेंड। सर पेपर पैटर्न की अगर हम बात करें तो हमारा स्टूडेंट्स एक पेपर 1 होता है, एक पेपर 2 होता है। पेपर 1 हमारा जेनरिक होता है और पेपर 2 हमारा सर सब्जेक्ट सेंट्रिक रहता है। तो ये दोनों ही पेपर हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर पेपर 1 की थोड़ी इंपॉर्टेंस के बारे में आपसे पूछना चाहूंगी कि कितना इंपॉर्टेंट है पेपर 1 हमारे लिए? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया मैम, क्योंकि जब हम लोग मास्टर्स में होते हैं तो अपना सब्जेक्ट नेचुरली ऑर्गेनिकली तैयार हो जाता है। yes. 4 सेमेस्टर रहते हैं या फिर ईयरली सिस्टम है तो 2 ईयर तक आप उस सब्जेक्ट के साथ में जीते हैं, उस सब्जेक्ट को जीते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो आपका पेपर 1 है वो कॉमन है सभी स्टूडेंट्स के लिए, सभी सब्जेक्ट्स के लिए। तो उसका नाम ही रखा गया है टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। आपको इस एग्जाम के थ्रू ये यूजीसी आपको रिसर्च की तरफ ही लेके जा रही है, ये नेचुरल भी है आपका। तो पेपर 1 कॉमन होता है जिसमें 10 यूनिट है, आप लोगों ने सिलेबस भी देखा होगा। उसमें टीचिंग और रिसर्च के ऊपर ज्यादा फोकस है, क्योंकि टीचिंग आपको करवानी है, रिसर्च भी आपको फ्यूचर में करना है और आपको भी स्कॉलर मिलने वाले हैं। तो पेपर 1 डाइवर्स होता है, उसकी प्रिपरेशन भी आप साथ की साथ, हाँ, जो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के हैं उनको मैथ्स रीजनिंग में और थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग में प्रॉब्लम आ सकती है, तो उनको पैरेलल ही तैयारी करनी चाहिए। बिल्कुल। और सर मैं ये भी बताना चाहूंगी जो हमारे इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं कि इंग्लिश लिटरेचर का जैसा कि हम जानते हैं प्रीवियस साइकिल्स को देख के कि एग्जाम काफी ज्यादा स्टूडेंट्स को ट्रिकी टफ लगने लगा है। उसका एक कारण ये भी है कि सर अब एआई आ गया है, हमारे पास काफी सारे रिसोर्सेज हैं। तो यूजीसी नेट जो है एनटी आई थिंक चाहते हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं और मेहनत करें और अपना डाइवर्सिफाई करें जो नॉलेज का डोमेन है।
तो मुझे लगता है पेपर 1 एक सेफ साइड है स्टूडेंट के लिए कि अगर पेपर 1 की 10 यूनिट्स अच्छे से प्रिपेयर कर ली, सो एटलीस्ट यहाँ पर हम अपना स्कोर बूस्ट कर सकते हैं। अगर पेपर 2 आपका कोई भी सब्जेक्ट है वो थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल भी आता है, तो अगर पेपर 1 में आपने अपनी जो पकड़ है वो मजबूत कर ली है, अगर आपका होल्ड अच्छा है, आपकी कमांड अच्छी है ऑन DI मैथ्स में, तो कहूंगी सर कि अगर मैथ्स थोड़ी सी वीक है तो उनका क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके हम बहुत अच्छा उसमें अगर स्कोर कर सकते हैं, तो काफी हमारे लिए एक स्ट्रैटेजी हो जाती है अच्छी कि पेपर 1 में अगर अच्छा स्कोर हमारा बनता है, 85% एक्यूरेसी है, पेपर 2 थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल भी आए तो भी हम JRF एम कर सकते हैं। इसमें पेपर 1 का देखो रखने का यूजीसी के जो पेपर 1 रखा है उसका मीनिंग भी यही है कि भाई आपका जो रिसर्च का एप्टीट्यूड किस प्रकार से डेवलप होगा, क्योंकि आप प्रोफेसर बनने वाले हैं। आपको टीचिंग के साथ में आपका मैथमेटिकल एप्टीट्यूड कैसा है, क्योंकि आप प्रोफेसर है, एक सब्जेक्ट के एक्सपर्ट तो आप हो गए हैं, लेकिन क्या आपको पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का नॉलेज है कि नहीं, क्या आप कॉम्प्रिहेंशन जो आपका यूनिट आती है क्या उसको सोल्व कर पाते हैं, क्या हायर एजुकेशन में क्या अपडेट आ रही है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है, जो आईसीटी का रोल बढ़ता जा रहा है। मैं आपसे ये सवाल भी पूछूंगा मैम कि हायर एजुकेशन में जो आईसीटी है उसका काफी ज्यादा रोल होने अभी लगा है रिसेंट में, तो उसके बारे में आप बताएंगे। तो ये डाइवर्सिटी है तो पेपर 1 की बहुत खूबसूरत भी है और नीडफुल है। सर पेपर 1 में तो अब ऐसा होने लगा है कि पहले लगता था कि आईसीटी से या टीचिंग एप्टीट्यूड से सबसे 5 क्वेश्चंस आएंगे, बट अब ऐसा नहीं होता। टीचिंग एप्टीट्यूड से हो सकता है 5 to 6 क्वेश्चंस आ जाएं, आईसीटी से हो सकता है 2-3 क्वेश्चंस आए, या फिर हो सकता है कि मैथ जिससे सबसे ज्यादा आपको डर लगता है वहां से 6 से 7 क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाए। सो मेक श्योर दैट ऑन all the units are equally important students. Do not discriminate that this is our favorite unit, so we'll spend more time in higher education or on teaching aptitude. All the units are equally important. And yes, sir mentioned a very good point that research has become very important because recently only NTA has added PhD category also in UGC NET examination. पहले हमारा सिर्फ नेट और JRF होता था, अब PhD कैटेगरी भी ऐड कर दिया है कि कुछ स्टूडेंट्स जो है जिनका नेट क्वालिफाई नहीं हुआ है, थोड़ी सी कम परसेंटेज है, तो पीएचडी के लिए वो क्वालिफाई कर चुके हैं, तो वो पीएचडी में एनरोल कर सकते हैं। मैम इसमें मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज इंडिया में, इतनी सारी यूनिवर्सिटीज, उनके पीएचडी का एंट्रेंस जो टेस्ट होता था सभी यूनिवर्सिटीज का अलग अलग होता था, और उसकी भारी भरकम फीस भी वो वसूलते हैं। 1500 रुपए 2000 रुपए स्टूडेंट्स के लिए, माना कि आप 10 यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरेंगे तो आपके 20 से 25,000 रुपए जाने वाले हैं। तो ये एक बहुत अच्छी वेलकमिंग जो आप कहेंगे यूजीसी। अब नए अपडेट के अकॉर्डिंग यूजीसी नेट इज लाइक द सेंट्रल एग्जामिनेशन कि आपको एक ही पेपर देना है सभी यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए। उसी स्कोर कार्ड से आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन, जब आपका पीएचडी का वैकेंसी वहां पे निकलता है तो आप यूजीसी नेट के स्कोर कार्ड के साथ ही आप अप्लाई करेंगे और वहां पे अलग से फीस भी पे नहीं करना पड़ेगा। सर एक क्वेश्चन जो मुझे काफी एक ट्रिक क्वेश्चन यूट्यूब पे और बहुत सारे वीडियोस भी मैं देखती हूँ, थोड़ा सा मुझे एक तरीके से देख के वियर्ड भी लगता है और काफी कुछ इंटरेस्टिंग भी लगता है, दैट क्वालिफाई JRF in 15 days, qualify UGC NET in 30 days. So is it practically possible to clear JRF in 30 days or in 15 days? Is it humanly possible or practically possible? नो मैम, ये बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। तो कुछ लोग जो ऐसे थंबनेल बनाते हैं, मे बी उनसे अच्छे व्यूज आ जाए, क्योंकि आप सब्जेक्ट के एक्सपर्ट बनने वाले हैं, आपको पढ़ाना भी है, फ्यूचर में प्रोफेसर बनेंगे, तो आप 15 डेज में एक सब्जेक्ट कैसे कर पाएंगे, आप देख सकते हैं। जैसा सिलेबस भी है यूजीसी नेट को आप देखेंगे तो इंडिया के टॉप एग्जाम्स में आता है। तो आप 10 यूनिट आपके पेपर 1 में है, 10 यूनिट आपके पेपर 2 में है, तो आप 10 यूनिट, एक यूनिट को आप एक दिन देंगे क्या? एक दिन में कैसे? सिलेबस इज क्वाइट डाइवर्स इन नेचर, क्वाइट डाइवर्स भी है और थोड़ा लेंथी भी सिलेबस है। तो उसको प्रिपेयर करने के लिए, है ना, तो सबसे जरूरी चीज ये है कि आप मास्टर्स के ड्यूरेशन में, जो भी स्टूडेंट अभी मास्टर्स में है, मैं उनको कहना चाहूंगा कि सिर्फ मास्टर्स डिग्री तो अपन लेंगे, ठीक है, आपके फ्यूचर में काम आएगी, लेकिन आपको अभी टाइम ऐसा आ चुका है कि एग्जाम सेंट्रिक होना पड़ेगा। तो जो भी स्टूडेंट मास्टर्स में है वो यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर करें। हायर एजुकेशन में जाने का उनका ड्रीम है तो यूजीसी नेट का एग्जाम का वो प्रिपेयर करें। पेपर 1 के लिए भी 1 से 2 घंटा, 1 घंटा आप डेली निकालेंगे मास्टर्स के ड्यूरेशन में, क्योंकि आप देखिए ये जो आप वीडियोस आप बता रहे हैं कि 15 डेज में, तो 15 डेज में तो उसका सिलेबस समझने में ही लग जाएगा। तो एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है कि आप मास्टर्स के ड्यूरेशन में और साथ में
आप पेपर 1 भी पैरेलल सर रखेंगे क्या है तो कि तभी स्टूडेंट्स मिसगाइड होते हैं इन तरीके के क्वेश्चंस के लिए दैट क्वालिफाई फॉर JRF इन लेस देन 1 month or less than 2 months, but the student who is serious, who is preparing day and night for 4 to 5 months, gets demotivated by such thumbnails or videos. So what is your take on it? मैम देखिए, ये चीजें YouTube है, पब्लिक प्लेटफॉर्म है, उस पे बहुत सारा कंटेंट आपको देखने को मिलेगा और जो सीरियस स्टूडेंट होते हैं वो ऐसे वीडियोस देखते भी नहीं हैं, क्योंकि सभी को पता है। हाँ, कहने को आप कह सकते हैं कि भाई बहुत बड़ी बड़ी मैराथन से हम रिवीजन कर सकते हैं, है ना? Yes, yes. उस टाइम पीरियड में 1 महीने में अगर आपने मास्टर्स अच्छे से किया है तो आप 1 मंथ में रिवीजन कर सकते हैं, लेकिन जो आपका कोर सब्जेक्ट है, कोर कंसेप्ट है, 1 महीने में आप नहीं सीख सकते। बिल्कुल, अदरवाइज मास्टर्स 2 साल का क्यों होता, 4 सेमेस्टर का क्यों होता? एग्जैक्टली सर, अब जैसे हमने UGC नेट के बारे में बहुत बात की और मास्टर्स के बारे में बात की। अब मान लीजिए एक स्टूडेंट ने UGC नेट भी क्रैक कर लिया है, मास्टर्स भी कंप्लीट कर ली है, बट देन सर व्हाई PhD करने की क्या इंपॉर्टेंस है? टेल मी समथिंग अबाउट इट। यस मैम, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, उसी डोमेन में हम लोग बात भी कर रहे हैं। तो PhD का सबसे पहले तो मैं डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी इसकी फुल फॉर्म होती है, कई लोग इसको गलत भी स्पेल भी करते हैं। तो PhD लिखने का एक स्पेशल तरीका होता है, क्योंकि आप इसको डॉक्टरेट बोलेंगे, है ना? डॉक्टर नहीं होता है, डॉक्टरेट होता है। किसी भी सब्जेक्ट का एक्सपर्ट बनने वाले हैं। तो सबसे बेसिक सवाल तो यही, बेसिक इसका आंसर ये हो गया कि अगर आप PhD नहीं है ना, तो आप एसोसिएट प्रोफेसर के लिए प्रमोशन आपको नहीं मिलेगा। अभी आपने कई सारी वीडियोस देखे होंगे और UGC ने भी थोड़ा सा इसमें आपको एज दिया है या फिर कहें ढिलाई दी है कि आप नेट के साथ एग्जाम में अपीयर होइए। और बहुत सारे जैसे RPSC है, स्टेट PSC है, वो ओनली नेट के आधार पे आपका एग्जाम लेते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सिलेक्शन होता है। लेकिन सिलेक्शन तो हो गया, लेकिन आप एसोसिएट प्रोफेसर के लिए प्रमोशन बिल्कुल भी नहीं ले सकते जब तक आपका PhD नहीं है। दूसरी बात कि जब आप PhD होते हैं, है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि आप शोध कर रहे हैं उस विषय में, सोशल साइंसेज में, आप समाज के लिए, देश के लिए आप शोध कर रहे हैं, कुछ नया निकाल रहे हैं। शोध का मतलब यही होता है रिसर्च, उसको फिर से डिफाइन करना, कुछ नए पॉइंट्स निकालना। किसी भी देश की प्रगति में, किसी भी समाज के डेवलपमेंट में आप देखेंगे तो रिसर्च का एक बहुत बड़ा योगदान है। किसी ने तो ये भी कहा है एक थिंकर ने कि बिना शोध के कोई सोसाइटी डेवलप कर ही नहीं सकती। ओके सर, कौन से फिलोसोफर ने ऐसा कहा है? इसमें देखिए, बात ये है कि आप PhD नहीं करेंगे तो आपके पास नए आइडियाज नहीं आएंगे। जब तक नए आइडियाज नहीं आएंगे तो आप किस आधार पे आपकी पॉलिसी मेकिंग, जो आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज बनती हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, आज के दिन हम मोबाइल फोन्स हैं, जो AI की जो टेक्नोलॉजीज है, वो रिसर्च के आधार पे ही आती है। हर ऑर्गेनाइजेशन में एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट की विंग होती है। बिल्कुल सर, कंप्लीटली अग्रीड सर। इसी के साथ मेरे को एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में आया है सर। स्टूडेंट्स को ये भी काफी क्यूरियोसिटी रहती है कि व्हाट इज द पे फॉर द PhD आफ्टर क्रैकिंग द JRF, आफ्टर क्रैकिंग PhD। तो क्या हमारा स्टूडेंट्स का PhD में एनरोलमेंट के बाद पे रहता है? यस मैम, ये अच्छा सवाल आपने किया है, बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्यूरियोसिटी रहता है। तो देखिए, पहली चीज तो ये फेलोशिप है, कोई सैलरी नहीं है। फेलोशिप है, जब आप PhD करेंगे और JRF आप क्वालिफाइड हैं तो गवर्नमेंट के द्वारा आपको एक असिस्टेंस दिया जा रहा है। तो जब आप एनरोल करते हैं तो उसके बाद में आप JRF मिलती है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, तो वो लगभग आपको अभी काफी बढ़ा दी है सरकार ने, अच्छी बात है सभी के लिए। तो 35 to 40,000 पर मंथ आपको मिलता है, ताकि आप उससे मैगजीन्स खरीद सकें, फील्ड सर्वे कर सके, है ना, अच्छे वेबसाइट का एक्सेस ले सके, वो उसकी प्रिपरेशन के लिए। सर कुछ डिफरेंस भी होता है क्या JRF और SRF में, सीनियर रिसर्च फेलोशिप एंड जूनियर रिसर्च फेलोशिप? एग्जैक्टली मैम, आपने अच्छा सवाल किया। तो जो PhD का इनिशियल स्टेजेस होती हैं 2 साल तक के लिए, आप देखेंगे तो जूनियर रिसर्च फेलोशिप की तरह ही, जूनियर रिसर्च स्कॉलर की तरह एक स्कॉलर काम करता है। और उसमें एक असेसमेंट किया जाता है, कमेटी होती है डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटी, उसके द्वारा एक असेसमेंट किया जाता है कि भाई इस स्कॉलर का काम सेटिस्फैक्टरी है तो उसको प्रमोशन मिलता है। तो ये एग्जैक्टली एक प्रमोशन है। उस प्रमोशन का फायदा भी मिलता है, मॉनेटरी फायदा भी मिलता है। जब आप सीनियर रिसर्च बन जाएंगे, जूनियर रिसर्च फिर सीनियर रिसर्च, तो आपको लगभग 50-55,000 तक पर मंथ आपको पे होता है, और वो बहुत हेल्पफुल होता है आपकी PhD के लिए।
और सर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं थोड़े से दे आर क्वाइट स्कैर्ड अबाउट द फैक्ट दैट पीएचडी इज क्वाइट अ लॉन्ग प्रोसेस। ड्यूरेशन के बारे में अगर आप थोड़ा सा बताएंगे कि इज इट ओनली ऑफ 3 years और इज इट 5 years, एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टूडेंट एंड द सुपरवाइजर। थोड़ा सा स्टूडेंट ये भी इसको लेके भी स्कैर्ड रहते हैं दैट यू नो इफ वी शुड मूव फॉरवर्ड विद इट और वी शुड मूव फॉरवर्ड विद इट। दीज आर काइंड ऑफ द रोड ब्लॉक्स दे फेस in their path for the PhD before moving forward with it. यस मैम, देखो सबसे पहली बात तो ये कि जिसका पढ़ाई में मतलब बहुत सारी बुक्स पढ़ने में स्टडी में इंटरेस्ट नहीं है वो पीएचडी नहीं करे, क्योंकि थोड़ा सा इसमें काफी बुक्स आपको मैगजीन्स, जैसे आपने सुना होगा रिव्यू ऑफ लिटरेचर एक टॉपिक आता है पीएचडी की थीसिस में भी शामिल हम लोग करते हैं। तो उसमें जिस डोमेन में आपने रिसर्च करना है और आपने करने जा रहे हैं तो उससे रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स हमें पढ़ने होते हैं। एग्जैक्टली में बहुत सारे साइट्स, वेबसाइट, आर्टिकल, मैगजीन, जर्नल्स पढ़ने होते हैं ताकि आपको बेस मिलेगा, आधारभूत इंफ्रा आपको वहां पर मिलने वाला है। तो टाइमिंग की आप बात कर रहे हैं तो मेरी एक प्रोफेसर थी, मैं वो मेरे आदर्श भी हैं, तो उन्होंने रिकॉर्ड 3 and 5 years 3.5 साल में अपना पीएचडी सबमिट करवा दिया था। तो मिनिमम जो टाइम पीरियड रखा गया है सभी यूनिवर्सिटीज के लिए 3.5 साल में आप अपना पीएचडी कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन जो ये 5 साल का जो डेटा आता है वो इसीलिए आता है कि जेआरएफ और एसआरएफ आपको 5 साल के लिए गवर्नमेंट हेल्प देती है। वे 3.5 साल में आप कंप्लीट नहीं कर पाए तो 4, 4.5, 5 साल तक आप उसको असिस्टेंस मिलेगा, असिस्टेंस गवर्नमेंट की तरफ से हमको मिलता है। ओके सर। और सर पीएचडी के बाद की अगर मैं अपॉर्चुनिटीज की बात करूं, लाइक व्हाट आफ्टर पीएचडी, जैसे नेट के बाद हमने देखा कि गवर्नमेंट जॉब के लिए हम जा सकते हैं, यूजीसी नेट के बाद हम जो है पीएचडी के लिए भी जा सकते हैं। सो व्हाट आफ्टर पीएचडी, अब तो हमने जो है नेट भी कर लिया, मास्टर्स भी कर ली है कंप्लीट और पीएचडी भी कंप्लीट कर लिया, सो व्हाट नेक्स्ट? मैम ये सवाल भी बहुत अच्छा आपने किया है। कई स्टूडेंट को बहुत इस बारे में अवेयरनेस नहीं रहती है। हाँ, तो पीएचडी एक रिसर्च में जो भी स्टूडेंट जाते हैं और जो सीरियस स्टूडेंट होते हैं, स्कॉलर उनको मैं कहूंगा, स्टूडेंट नहीं बोलेंगे, तो पीएचडी मान लीजिए जैसे नेट है हायर एजुकेशन का एक गेटवे है, उसी टाइप से शोध का, रिसर्च का एक गेटवे है, एक बेसिक डिग्री है पीएचडी, डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी जिसको अपन कहते हैं। आफ्टर पीएचडी आपको सुना होगा आपने नाम पीडीएफ, पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप भी होती है। ओके ओके सर। एग्जैक्टली उसमें गवर्नमेंट के द्वारा उसमें भी हेल्प मिलती है आपको, उसमें 60 to 70,000 रुपीज पर मंथ मिलते हैं आपको। वो पोस्ट डॉक्टरेट मतलब ये हुआ कि आप डॉक्टरेट के बाद अगला स्टेज आपको अगर उस फील्ड में और अच्छा करना है और शोध करना है तो डॉक्टरेट के बाद में पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप आपकी रहती है। वो एक प्रकार से डिग्री भी है और वो मतलब कि वो कहते हैं ना कि स्काई इज द लिमिट। शोध में एक वर्ड ये होता है स्काई इज द लिमिट है, एक पैसिफिक ओशियन है। आप जितना रिसर्च करेंगे, जितने अपने स्कॉलर हैं, साइंटिस्ट हैं, आपने देखा होगा जैसे आइंस्टाइन के, थॉमस अल्वा एडिसन है, उन्होंने सबने इन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, वो अपने जो आपके आखिरी क्षण थे तब तक भी उन्होंने शोध किया है, रिसर्च किया। बिल्कुल बिल्कुल। So sir, like what are the opportunities in terms of the job market if we see after PhD? Like how can they get the job? What the varieties of job students can move forward with? देखिए मैम, एक थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट भी है कि जो इंडिया की जो अभी सोसाइटी है उसमें स्कॉलर को एक थोड़ा सा वो रेफरेंस नहीं, जो स्टेटस मिलना चाहिए वो अभी नहीं है। कई जो डेवलप्ड कंट्रीज में है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि डेवलपमेंट इज इक्वल टू रिसर्च। अगर मैं ऐसा बोलना चाहूंगा तो बहुत अच्छा होगा ये कि बिना रिसर्च के डेवलपमेंट के लिए काफी ज्यादा जरूरी है रिसर्च। एग्जैक्टली, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, लेकिन अभी इस डेवलपिंग से डेवलप्ड नेशन की अगर अपन जर्नी है वो बिना शोध की हो ही नहीं सकती। अब जैसे एग्जांपल के लिए अपनी सोसाइटी है, उसमें बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स भी होते हैं, कुछ क्राइम्स भी होते हैं, या फिर आप देखेंगे कि पॉपुलेशन से संबंधित बहुत सारे इश्यूज रहते हैं। आपके इंग्लिश लिटरेचर में आप देखेंगे कि बहुत सारा लिटरेचर सोसाइटल इश्यूज होते हैं, टैबू टॉपिक्स होते हैं बहुत सारे। सो वी नीड मोर एंड मोर स्टूडेंट्स, वी नीड मोर एंड मोर स्कॉलर्स एंड स्टूडेंट्स हु हैव क्यूरियोसिटी अबाउट द रिसर्च टॉपिक्स और रिसर्च में जाना चाहते हैं, एक जिज्ञासा है। तो उसके साथ जो है काफी सारे स्टूडेंट्स अगर आगे बढ़ेंगे देन वी कैन मूव फॉरवर्ड विद द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन एज वेल। एग्जैक्टली मैम, सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए शोध का एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और सभी स्टूडेंट्स से मैं कहना चाहूंगा कि रिसर्च एक वे ऑफ लाइफ है।
है ना, आप इसको जिए, तो उसको उससे क्या होगा, आपका फ्यूचर तो है ही मैम। बहुत सारे जैसे मैंने अभी इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंसेज रिसर्च के बारे में बताया, एक स्कॉलरशिप और भी मिलती है, साइंस में भी मिलती है, ह्यूमैनिटीज में भी, पीएम रिसर्च फेलोशिप, प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप, उसका अमाउंट भी बहुत पीएमआरएफ होता है। और जो स्टूडेंट जेआरएफ क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं मैम, उनको मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के द्वारा दूसरी स्कॉलरशिप भी मिलती है, जो पीएचडी करते रहते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप, आपने नाम सुना होगा, और एग्जैक्ट अमाउंट ही रहता है वो। तो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा बहुत ही सपोर्ट किया जा रहा है अभी इस फील्ड को। इसमें अवेयरनेस की अभी कमी है हमारे स्टूडेंट्स में। हमारी सोसाइटी में ये है कि ग्रेजुएशन किया तो जॉब लग जाए जल्दी। सर मुझे लगता है जेआरएफ एक्सप्रेस सीरीज में हमें रिसर्च के लिए एक और पॉडकास्ट के साथ आना पड़ेगा, बिल्कुल, जिसमें हम आपको रिसर्च से रिलेटेड माइन्यूट डिटेल्स और सारी इंफॉर्मेशन देंगे। इस सेशन में जो है सर, हमने बेसिक्स ऑफ यूजीसी नेट और जो हमारी एलिजिबिलिटी है, जो हमारा एग्जाम पैटर्न है और क्या अपॉर्चुनिटीज है यूजीसी नेट के बाद, पीएचडी के बाद, जेआरएफ के बाद, इन सब चीजों के बारे में बात की। मैम एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछूंगा, जो आपका एक्सपीरियंस भी रहा है, कि स्टूडेंट को जो नेट की जो प्रिपरेशन है ना, तो उसका एक बेस्ट स्ट्रेटजी क्या हो सकती है? क्योंकि आपने मास्टर्स की ड्यूरेशन में ही नेट का क्वालिफाई किया, और जो कि एक कमेंडेबल बात है। तो नेट के लिए बेस्ट एक स्ट्रेटजी बता दीजिए जिसको फॉलो करें, है ना, टाइमिंग का भी, पेपर 1 और पेपर 2 को बैलेंस कैसे करें, एक बहुत बड़ा डिलेमा रहता है कि उसमें बैलेंस बनाना। पेपर 2 अच्छा हो जाता है लेकिन पेपर 1 वीक हो जाता है, तो इसमें बैलेंस कैसे बनाएं, और एक अच्छी स्ट्रेटजी आप डिटेल में प्लीज बताइए। So sir, when I was preparing for UGC NET examination, it was during the COVID time. So I was preparing it online. जैसे हमारा उत्कर्ष UGC NET का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो मुझे लगता है कि ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ के पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए एक UGC NET एक ऐसा एग्जामिनेशन है कि आप जिसकी ऑनलाइन काफी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और हमारे जो एजुकेटर्स हैं उनके साथ हमारी डेली लाइव क्लासेस आती हैं यूट्यूब चैनल पे, और डेली क्लासेस आप देख सकते हैं। और पेपर 1 और पेपर 2 को आई थिंक सर बैलेंस आउट ऐसे करना चाहिए कि जितना टाइम आप पेपर 2 को दे रहे हैं उतना ही टाइम आप पेपर 1 को दीजिए। बिकॉज व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर इट, मेरी मास्टर्स भी कंटिन्यूसली चल रही थी, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में थी, तो मेरी कॉलेज की क्लासेस भी ऑनलाइन होती थी क्योंकि कोविड का टाइम था उस टाइम पे। तो मैं इस तरीके से बैलेंस आउट करती थी कि मेरा ट्रैवल टाइम नहीं लग रहा है, तो वो ट्रैवल टाइम को बचा के मैं अपनी एकेडमिक जर्नी को वो टाइम देती थी कि ठीक है, अब मैं यूजीसी नेट की तैयारी कर रही हूँ, सो आई विल गिव माय फर्स्ट ईयर ऑफ मास्टर्स टू माय कॉलेज स्टडीज प्लस यूजीसी नेट प्रिपरेशन। सो दैट्स हाउ आई प्रिपेयर्ड फॉर इट। और सर मेरा 1 दिसंबर को यूजीसी नेट का पेपर था, और 3 और 4 दिसंबर से मेरे सेमेस्टर्स के पेपर शुरू हो गए थे। तो इस तरीके से मैंने टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा किया था कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को ही साथ में लेके चले। पेपर 1 की सारी यूनिट्स को इक्वल टाइम दे, किसी भी यूनिट में डिस्क्रिमिनेट ना करे। और जो आपके पेपर 2 के सब्जेक्ट्स है, आपने ग्रेजुएशन में भी बहुत अच्छे से पढ़े हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी आप पढ़ ही रहे हैं, तो पेपर 2 के जो भी आपका मास्टर्स का सिलेबस है, आपकी जैसे मेरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी दिल्ली यूनिवर्सिटी, आपकी जो यूनिवर्सिटी जैसे अंबेडकर यूनिवर्सिटी है, इग्नो यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है, ये स्टैंडर्ड सिलेबस है हमारे सभी सब्जेक्ट्स के। तो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का सिलेबस भी फॉलो करें और उनको बहुत अच्छे से अपने मजबूत कर ले, उन एरियाज को अपना स्ट्रॉन्ग करें। और फिर उसके बाद पीवाईक्यूज के साथ, सर पीवाईक्यूज की इंपॉर्टेंस तो इतनी है कि पीवाईक्यूज आर लाइक द बाइबल। So make sure that with paper 1 plus paper 2 plus PYQs power packed तैयारी आप बिल्कुल हमारे साथ भी कर सकते हैं यूजीसी नेट के प्लेटफॉर्म पे। सर हमारी भी जो क्लासेस हैं वो हाँ 15 जनवरी से, मैं बता देता हूं सभी को, 15 जनवरी से हमारा जून 2026 को टारगेट करते हुए बैचेस लॉन्च हो चुके हैं, तो आप उनमें जुड़ सकते हैं। पेपर 1 और पेपर 2 की बेहतरीन सभी फैकल्टीज हैं। लेकिन एक क्वेश्चन मैम, आपने ये अच्छा बताया स्ट्रेटजी के बारे में भी और कैसे आपने मैनेज किया, लेकिन जो स्टूडेंट अभी मास्टर्स में तो उनको एक क्लियर कट मैसेज आप बता दीजिए कि यूजीसी नेट वो करने जा रहे हैं, तो उनके लिए क्या टेक ऑन है? जो अभी मास्टर्स में है, पास आउट हो गए, उनके लिए ठीक है? सर जो मास्टर्स में है, मैं उनको ये कहना चाहूंगी कि अपनी मास्टर्स पे भी फोकस करें। ऐसा ना हो कि हम सिर्फ यूजीसी नेट की तैयारी करें, मास्टर्स की पे फोकस करें, क्योंकि मास्टर्स का सिलेबस ही यूजीसी नेट की तैयारी में बहुत हेल्प करने वाला है। और फिर उसके साथ पेपर 1 पे भी फोकस रखें, क्योंकि पेपर 1 हमारा थोड़ा सा डिफरेंट एरिया हो जाता है, जहां पर हमको डिफरेंट यूनिट्स, आईसीटी, डीआई, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और
मैथमेटिकल रीजनिंग कंप्लीट करनी होती है। तो वही है सर कि बैलेंस आउट करके चले पेपर 1 प्लस पेपर 2 को, और उसी के साथ जो है हम अपने एग्जामिनेशन की पूरी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ओके, ये काफी हेल्पफुल रहेगा मैम, आई थिंक। Yes. तो ये हमारी जेआरएफ सीरीज का, जेआरएफ एक्सप्रेस सीरीज का पहला सेशन था। आपको लगता है ऐसे ही कोई टॉपिक को लेके कोई भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। कोई कंफ्यूजन है तो, या फिर अपन कहें कि कोई भी टॉपिक को लेके हम दूसरा पॉडकास्ट भी लेके आ सकते हैं, उसके बारे में भी आप जरूर बताएं। और सभी को थैंक यू सो मच। और जून 2026 से के जो एस्पिरेंट हैं उनको अग्रिम शुभकामनाएं हैं, और वो अपनी तैयारी डे 1 से, मतलब कि अभी से शुरुआत, एप्लीकेशन फॉर्म भरना कब स्टार्ट होगा, नोटिफिकेशन कब आएगा, उसका वेट नहीं करें क्योंकि उसमें काफी टाइम वेस्ट होता है। तो प्लीज मैम लास्ट Yes, मैसेज। definitely. All the dear students, let us know in the comment section how did you like the video, was it informational, और जो भी आपके queries हैं, और भी अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और टॉपिक पे बात करें और कॉन्वर्सेशन करें तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बिल्कुल बता सकते हैं। ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जो भी कंफ्यूज्ड हैं यूजीसी नेट की तैयारी को लेके, यूजीसी नेट की प्रिपरेशन को लेके, एंड वी आर गोइंग टू कम अप विद मोर सच सेशंस, सो स्टे ट्यून्ड ऑन उत्कर्ष यूजीसी नेट। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे अहेड। गुड लक।